Very good morning students, welcome to the class. So today we will start with 7th chapter in your civics book, लोकतंत्र के परिणाम. ठीक है, रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी. Open your civics book, page number 89. This is your chapter लोकतंत्र के परिणाम, पेज नंबर 89. ठीक है, इसको ओपन करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है. जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं. साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है. लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें. हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे. इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित है, यानी कि किस तरीके का रिजल्ट लोकतंत्र से मिलना चाहिए और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्या है और एक्चुअल क्या है. इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे. इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं. ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे. ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का. फाइनली जो है चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें. क्या आपको याद है मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी. ये जो है आपकी क्लास 9 की बात कर रहे हैं. आपने इसे कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था. इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से लोकतंत्र शासन ही अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है. ठीक है, जो भी प्रिवेलिंग सिस्टम हो सकते हैं शासन चलाने के, उनमें सबसे बेहतर सिस्टम कौन सा होता है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का ही होता है. तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं. लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र कैसे बेटर है. व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है. क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से पूरा होती हैं. अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ही ज़्यादा पसंद करते हैं. अगर आप लोगों से पूछेंगे कि कौन सी शासन व्यवस्था को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है लोकतंत्र को प्रेफरेंस देंगे. लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती. सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं. सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता. इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है. क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं. अब देखो मेन क्रक्स क्या है यहाँ पे, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इसमें आपको ये कह रहे हैं कि आइडियली तो हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र ज़्यादा बेटर सिचुएशन है. ठीक है, लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो सबसे बेहतर है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते या बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है ये सब चीज़ें. ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र के भी अपने लूप होल्स हैं. ठीक है, जहाँ लोगों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो वहाँ पे अपने आप ही कुछ जो है बैकवर्ड मतलब कुछ ना कुछ कमियाँ साथ में आ जाती हैं. ठीक है, तो हम कहीं से भी मतलब प्रैक्टिकली आदर्श के रूप में देखें तो लोकतंत्र सबसे बेहतर सिचुएशन हो सकती है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, तो हम पाते हैं कि उस शासन व्यवस्था में भी बहुत सारे लूप होल हैं. हालांकि इसको हम बेहतर मानते हैं. तो
फिर क्या मतलब एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, मतलब हम दुविधा में आ जाते हैं कि हमने तो सबसे बेहतर समझा था कि यही है लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है वो सबसे बेहतर है, लेकिन इसमें भी अगर लूप होल होंगे तो फिर हम ऐसा क्या चेंजेस लेके आए या हम किस तरीके का सिस्टम को फॉलो करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है एक अच्छे शासन प्रणाली किसी भी देश में विकसित की जा सके। ठीक है, तो मेन क्रक्स इसका यही है। अब हम देखते हैं उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन किस तरीके से होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्टेड है कि लोकतंत्र है तो ये चीज़ें होनी ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है यानी कि एफिशिएंट होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। किनको? अलोकतांत्रिक सरकारों को। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। क्या कह रहे हैं ये कि बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग कर ली, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लिए जिससे लोग ज़्यादा खुश नहीं है, फिर भी वो डिसीजन लिए जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जब लोग खुश नहीं है तो लोगों को परेशानी होगी। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा किसी भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि देखो जहाँ तानाशाही सरकार होगी वहाँ तो एक पर्सन के पास जो है सारे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है और वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। क्लियर? लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, ऑलमोस्ट समाज के हर एक वर्ग का, देश के हर एक वर्ग के लोगों का ध्यान रखना होता है, तो इससे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी डिले हो जाती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को माना है, इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उनके फैसलों को मानेंगे। ठीक है, ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। आपको पता है भारत में भी आरटीआई के थ्रू जो है आप गवर्नमेंट है जो उसके कामकाज को जो है चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पूरी प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किसी डिसीजन मेकिंग में, या किसी और तरीके की कानून मतलब सरकारी प्रोसेस का या किसी सरकारी काम का आपको जो है पता करना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो आरटीआई की फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है। तो इस तरीके के टूल्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को ज़्यादा जो है सक्षम बनाते हैं, ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। इससे पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ गई, जहाँ सबको पता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो वही तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह भी होगी। हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने की कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। तो एक बेसिक सा फीचर है डेमोक्रेसी का कि लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों के बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग होती है और उन लोगों के लिए ही वो जवाबदेह यानी कि आंसरेबल होती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है।
नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले तथा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। तो ये क्या है, ये डीमेरिट्स है उन कंट्रीज़ की जो अलोकतांत्रिक होती है। ठीक है, फीचर्स बता दिए आपको लोकतांत्रिक के, जो फीचर्स हैं वही अलोकतांत्रिक कंट्रीज़ की जो है डीमेरिट्स बन जाती है। वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को, नागरिकों को नहीं दी जाती है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और उनसे पूछा नहीं जाता कोई निर्णय लेने से पहले, बल्कि उनके ऊपर निर्णय थोप दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम देख लेते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, विकास की उम्मीद तो आप लोकतांत्रिक सरकार से करोगे ही। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तैयार की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, यानी कि ना के बराबर है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ी। तानाशाही मतलब जहाँ पे ऑटोक्रेसी होती है, एक पर्सन का रूल होता है पूरी कंट्री पे, वो गवर्न करता है। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों की आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होंगे उनके अपने फायदे होंगे। ठीक है, लोगों के पास अधिकार है वोट डालने का भी, अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का भी। ठीक है, जबकि तानाशाही में ये सब फैसिलिटीज लोगों को, जनता को नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या क्या है। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे परिणाम इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है, यानी कि डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनसे क्या रिलेशन है। आपको पता ही है भारत में बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी है इकोनॉमिकली। कुछ लोग जो है गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एवरेज इनकम नहीं है लोगों की एक जैसी, बल्कि काफ़ी डिफरेंस है एवरेज इनकम में। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। असमानता और गरीबी में कमी, आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। यही जो चीज़ अभी हमने डिस्कस करी, क्या है, इनकम जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोर्शन है पूरे देश की इनकम का, और कुछ लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना डेली बेसिस पे पेट भी भर सके। तो जो इनकम है किसी भी कंट्री के, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई है। ठीक है, अमीरी और गरीबी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक समानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? देखो नीचे कार्टून दिया हुआ है, SS वेस्ट लैटिन अमेरिका, जो कि गरीबों की आवाज़ के नाम से है। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों का बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं है? देखो, लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है, बहुमत है। बहुमत किसका होता है? गरीब लोगों का। लेकिन फिर भी उन लोगों का राज क्यों नहीं होता? गरीबों का राज क्यों नहीं होता कंट्री पे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है।
प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। प्रतिनिधियों के चुनाव में मतलब जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कंटेस्ट कर रहा होता है इलेक्शन में, वो सभी इक्वल लेवल पे माने जाते हैं। व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। ठीक है, मतलब पर्सन कम है, इनकम उनके पास बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा और उनके पास बहुत ही कम इनकम। ठीक है, इतना ही नहीं, देश की कुल आय में इनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में आपने गरीबी की, भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। पॉवर्टी का चैप्टर रीड आउट किया है आपने। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहती। ठीक है, ये भी चीज़ आपने स्टडी की थी कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द रिच, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि अगली सरकार जो आएगी वो उनके बारे में जो है कुछ ना कुछ भला करेगी, कुछ फ़ायदे की स्कीम्स लेके आएगी। तो ज़्यादा शेयर किसका होता है? वोटिंग शेयर गरीब लोगों का ही होता है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीब के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने की आप उनसे उम्मीद करते हैं। यानी कि वोटिंग के लिए तो, वोट्स के लिए तो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें वोट डालें, लेकिन जब वोट मिल जाती है तो उनके भले के लिए बहुत ही कम सरकारें काम कर पाती हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अब भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर के प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह से और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। यानी कि अमीर गरीब के बीच में जो डिफरेंस है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जो इनको पूरी तरीके से, इन डिफरेंसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाए। ठीक है, ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर हम इन अंतरों और विभेदों का अंतर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। यानी कि एक बैलेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। यानी कि सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है लोकतंत्र का, कि इस तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में उनको बैलेंस आउट करने में हेल्पफुल रहती है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं की भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। कौन कौन सी दो शर्तें? यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। मतलब कि जो माइनॉरिटी है उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी ज़रूरी। तमिल में क्या हुआ था, जो माइनॉरिटी में लोग थे, तमिल लोग जो थे श्रीलंका में, ठीक है, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं आप उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। ये फीचर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का नहीं हो सकता। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषीय आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता।
बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कहने का कि जो माइनॉरिटी में हैं जब तक उनके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, यानी कि हर एक वर्ग के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकती है, उस तरीके से ग्रो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।